ओके सर, नमस्कार। आप सभी को मेरा नमस्कार। और आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आप सभी लोग ग्रुप से जुड़े हैं और जुड़ते जा रहे हैं। सबसे पहले धन्यवाद मेरे ग्रेट गुरुजी, मेरे भगवान, मेरे मिस्टर अनुज शर्मा सर, जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं आज आप सभी लोगों से रूबरू हो पा रहा हूँ। मल्टीमीडिया से आप सभी से बात कर पा रहा हूँ। जो हो रहा है, जो भी मैं बना हूँ उन्हीं की वजह से, जो मैं बातचीत कर पा रहा हूँ उन्हीं की वजह से। दोस्तों, मेरा नाम सुनील यादव है और मैं रहने वाला इटावा का हूँ। आज से 3 साल पहले मैं एसलीपेस वेलनेस में आया था और एसलीपेस में आने से पहले मैं जॉब में था, मैं नौकरी कर रहा था। और मैं अपने अगर परिवार की बात कहूँ, मैं बिल्कुल एक साधारण परिवार से हूँ और मैं कहूँ कि गरीब परिवार से हूँ, तो इसमें कोई झूठ बात नहीं होगी। और देखा जाए तो मैं बिल्कुल गरीब से ही हूँ कि मैंने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी ज़िंदगी मैंने गरीबी में काटी है। और गरीबी क्या होती है मैंने नज़दीक से देखा। जब मैं छोटा था उस समय मेरे घर में, मुझे आज भी पूरा पता है कि हमारे घर में कमरा भी नहीं था। सिर्फ बाहर आप समझ रहे होंगे जो टीन जैसा फूस का वो डाल दिया जाता है, वही था सिर्फ। फिर पापा ने मेहनत करके एक कमरा बना दिया, आगे फूस वाला डाल दिया, वो चलता रहा। फिर पापा ने उसको तोड़ के दूसरा बनाने के लिए तैयारी हो रही थी। उसी समय बारिश आ गई। बारिश में मेरे पिताजी ने, हम 3 भाई हैं, एक बहन है, मम्मी पापा उस समय थे, तो उन्होंने, बारिश हो रही थी कहाँ जाएंगे, तो उन्होंने तरपाल से ढक दिया, हम लोगों को तरपाल उड़ा दिया। तो बारिश जब होती रही, तरपाल में कहीं धीरे धीरे, पता ही है पानी टपक जाता है, कितना भी ऊपर भरा हो लेकिन पानी एक बूंद टपक ही जाता है। और पानी गिरा भी, बूंद गिरी भी तो हमारे कान में डायरेक्टली गिरी। मम्मी को मैंने बताया, मम्मी ये तो बिना दवाई डाले मेरे कान में दवाई चली गई। तो मम्मी बड़े खुशी, हंस भी रही थी और दुखी भी थी। ऐसे ऐसे जीवन चलता रहा हमारा। कुछ दिन के बाद मेरा 5वीं 6वीं तक मेरा पढ़ाई हो गया। तो हमारा पढ़ाई में शुरुआत से बिल्कुल मन नहीं लगता था। हर बच्चे का मन नहीं लगता, और बच्चे का किसी का मन लगता है तो घर में, परिवार में अगर पहले से कुछ ऐसी एजुकेशन हो रही हो, हमारे परिवार में हो, तो उन्हीं रास्तों पे आदमी चलता है। तो ऐसे हमारे परिवार में कोई एजुकेशन थी नहीं। हमारे परिवार में अगर मुझे याद है, हमारे पिताजी के पिताजी, हमारे बाबा, वो भी नौकरी पे नहीं थे, वो भी किसानी करते थे। हमारे पिताजी भी किसानी करते हैं। तो मुझे आज भी याद है, मेरे पिताजी मतलब मेरे और होंगे जवान में, तब मैं बिल्कुल छोटा था, ऐसे 5-6 साल का। उस समय की मुझे समझदारी है। पापा को मैंने ट्रैक्टर चलाते हुए देखा। उनके पास पहले ट्रैक्टर खुद का नहीं था और वो दूसरे का, हमारे गांव में और लोगों का ट्रैक्टर चलाते थे मजदूरी पे। फिर कुछ दिन के बाद उन्होंने अपना ट्रैक्टर लिया एक। फिर वो अपने ट्रैक्टर को मेरे मामा के यहाँ चलाने ले गए थे गेहूँ की सीज़न में। तो पूरी सीज़न पापा ने वहीं मेहनत किया। मुझे आज भी याद है, मैं वहीं रहता था, पहले मामा के यहाँ पढ़ता था। उसके बाद उन्होंने दूसरा ट्रैक्टर लिया। ट्रैक्टर तो पापा बदलते रहे, धीरे धीरे उनका खर्चा पानी वहाँ से चलता रहा हम लोगों का। लेकिन जो हमको खर्चे जो चाहिए थे वो कभी पूरे नहीं हो पाते थे। तो घर में कभी साबुन नहीं हुआ करता था, कपड़े कभी हमारे लिए प्रॉपर नहीं हुआ करते थे। कपड़े भी हमारे ज़्यादातर हमारे मौसी के लड़का या कहीं रिश्तेदारी से वहीं से आते थे और वो दे देते थे कि ये सुनील को दे देना, अब उनके छोटे हो गए हैं, तो हम लोग पहनते रहते थे उन्हीं को। कभी कपड़ा बनवाते थे पापा, तो किसी की शादी होती थी परिवार में या घर में, तो शादी होती नहीं, परिवार में किसी की हुई, गांव में हुई, तभी साल में या 6 महीने में एक बार कपड़ा बनता था। और वो कपड़ा बन भी जाता था तो हम इस कदर पहनते रहते थे, या तो घुटने पे दोनों तरफ छेद हो जाता था और पीछे की तरफ दोनों तरफ छेद हो जाया करता था। फिर हमारी मम्मी उनको सिलाई भी कर देती थी
उनको दूसरा कपड़ा लगा के तैयार कर दिया करती थी, या घुटने में छेद हो गया तो काट के हाफ कर दिया करती थी। ये सब चीज़ें चलती रही। लेकिन जब मेरा 9th में 8th में पढ़ रहा था, 8 में पढ़ते पढ़ते हमारे एक्सीडेंट हो गया था। मैं झूले पे झूल रहा था, मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया। पैर फ्रैक्चर हो गया तो मैं स्कूल में भी नहीं जा पाता। मेरे पिताजी पढ़े लिखे थे नहीं, स्कूल में जाते तो क्या कह पाते, वो भी बड़ा मुश्किल हो रहा था। फिर हमारा प्लास्टर चढ़ा रहा मेरे पैर में, प्लास्टर चढ़ गया तो पापा की मम्मी की हमारी उम्मीदें ख़त्म हो गई कि ये लड़का हमारा कभी ज़िंदगी में कुछ कर पाएगा, नौकरी में नहीं लग पाएगा, ऐसे उनके दिमाग में और सेट हो गया। फिर 1 साल में मेरा ठीक हो गया। 9वीं क्लास में मैंने एडमिशन वहीं पे लिया हुआ था, पढ़ ही रहा था। पढ़ के ख़त्म हुआ तो 10वीं के लिए मुझे डर लगने लगा कि मैं शायद पास नहीं हो पाऊँगा, क्योंकि मैं कभी 8वीं में, 9वीं में, 7वीं में, 6वीं में पढ़ाई तो किया था, लेकिन हमें अपने किताबों के बारे में ही ज्ञान नहीं था, किताबों के बारे में ही जानकारी नहीं थी। क्योंकि मैं पूरा का पूरा घर में अपने पापा के साथ समय बिताता था, खेती में ट्रैक्टर पे समय बिताता था, वहीं पे मुझे अच्छा लगता था। कभी मैं स्कूल की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। तो 10वीं में डर लगने लगा तो हमारे मामा लगते हैं, तो वो हमारे घर पे आए हुए थे। उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो, हमारे साथ ग्वालियर चलो और वहीं से पढ़ाई पढ़ लेना। तो फिर मैं ग्वालियर चला गया। वहाँ पे ग्वालियर गया तो पहले साल में एडमिशन लिया था, फर्स्ट साल में ही मैं फ़ेल हो गया। पढ़ाई वहाँ पे भी हमने की नहीं ढंग से, फ़ेल हुआ। उसके बाद दोबारा फिर जब मैं जैसे पेपर ख़त्म होते थे, या हमारा वहाँ पे भी मन नहीं लगता था, बार बार मुझे अपने गांव में आने की आदत थी। गांव में आता था, पापा के साथ अपना काम करवाता था। दूसरे साल फिर एडमिशन लिया, फिर पढ़ाई किया। पढ़ाई पढ़ने के बाद जैसे तैसे हमने परीक्षा को पास कर लिया। उसमें भी एक बार बैक आ गया, दोबारा फिर से एग्ज़ाम दिया, चलो 10वीं पास हो गया। 10वीं पास हुआ तो जो हमारे साथ वाले कुछ लोग थे, मैं घूमने जाया करता था, बगल का एक ग्राउंड था, तो वहाँ पे कुछ दोस्ती हो गई लोगों से, और वो सेना की तैयारी करते थे, सुबह शाम दौड़ लगाते थे। तो मेरा भी मन किया, मैं भी उन्हीं के साथ दौड़ लगाने लगा, और मैं दिमाग में आ गया कि मुझे नौकरी करनी है। नौकरी करने तक ये दौड़ लगा ही रहा था। उसी समय जहाँ पे एक हमारा दोस्त है, वो सेल्समैनी का काम करता था। सेल्समैनी के काम में मुझे उसने बताया, तो मैं 10वीं क्लास में ही 10वीं पढ़ लिया था, 11वीं में पढ़ रहा था। उसी समय हमने सेल्समैनी का काम स्टार्ट किया। 2-3 महीना वो भी किया। एक बेल्ट बेचा करते थे हम, 500 रुपये की बेल्ट हुआ करती थी, 400 रुपये वहाँ जमा करना होता था, तो 100 रुपये बच जाया करता था। 2-3 महीने के दौरान में हमने 2-3 बेल्ट तो वहाँ पे बेच दी, लेकिन वहाँ पे भी फिर मन नहीं लगा, फिर मैंने छोड़ दिया। फिर दोबारा से फिर तैयारी अच्छी तरह करने लगा। करके एक दिन मैं पास हो गया, रनिंग हमारी कंप्लीट हुई। तो पिताजी को लगा कि कुछ न कुछ करना चाहिए, तो पिताजी ने सारा कुछ अपना पैसा का बंदोबस्त करके जैसे तैसे हमारा कंप्लीट हुआ। ट्रेनिंग में चला गया वहाँ पे, तो ट्रेनिंग करता रहा। जैसे मैं ट्रेनिंग करके 28 दिन का छुट्टी आया हुआ था, छुट्टी आया, फिर हमने घर पे कुछ भी ऐसा काम था नहीं। पापा का ट्रैक्टर भी बिक गया था, और बिकने के बाद घर में परिस्थिति ख़राब हो गई। फिर मुझे वहीं से अपनी ड्यूटी से पैसा भेजना होता था। मैं खुद ही अपने से पैसे जब भेजता था तभी घर में खर्चा चलता था, बड़ी दिक्कत होती थी। फिर मेरा पोस्टिंग अलवर में आया। पापा का मन किया कि मैं अपने बेटे से मिलने जाऊंगा। दीपावली का टाइम था, पापा हमसे मिलने के लिए आए, तो मेरे खाते में उस समय 120 या 125 रुपये थे, तो 100 रुपये ही निकल सकते थे। तो मैंने 100 रुपये निकाले। पापा के लिए कुछ ख़रीदना था, तो हम फिर वो नहीं ख़रीद पाए। फिर मैंने पापा के लिए 2 ब्लेड ख़रीद के लिए कैंटीन से ख़रीद के उनको दिया। फिर पापा को मैंने वहाँ पे बस में, ट्रेन में बिठा के विदा किया। वो गए घर पे वापस। ऐसे सिलसिला चलता रहा। मैं घर में छुट्टी आता, 2008 का टाइम है। तो क्या मेरी शुरुआत से कुछ चाहत थी, मैंने हमेशा प्रयास किया आगे बढ़ने का। नौकरी में जाने के बाद भी मैंने काफ़ी बार प्रयास किया कि
कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए, मुझे कुछ काम करना चाहिए। तो मैं गांव में आता था तो गांव वालों से सलाह लेता था। तो गांव में सलाह तो वही दी जा सकती है, वही देंगे जो वो कर रहे हैं या उसके बारे में वो जानते हैं। तो गांव वाले ने सलाह दिया कि तुम ट्रैक्टर ख़रीद लो, दोबारा से लोग तुम्हारे छोटे भाई हैं, चलाते रहेंगे, कुछ काम सही हो जाएगा। फिर हमने 2008 में अपने BF पे फिर ट्रैक्टर ख़रीदा और फिर मैं दोबारा से छुट्टी आया 20 दिन। अब 20 दिन लगातार हमने पापा के साथ मेहनत किया। शादी हो चुकी थी उस समय, शादी के साथ ही हमने मेहनत भी किया, बहुत पापा के साथ काम किया। फिर पटरी लाइन पे आ गई पापा की। फिर मुझे पैसा नहीं देना होता था, लेकिन पैसा मुझे ट्रैक्टर के लिए देना होता था, जिससे मैं अपनी ज़ुबान पे लिया था। हर महीना उसको मैं पैसा देता था, हर महीना उसके बाद पैसा भेजता था। वो मुझे ही फ़ोन करता था बार बार, तो वो वहाँ पे चलता रहा। ऐसे जीवन बीती रहा था। कुछ दिन के बाद गांव वालों ने सलाह दिया, मेरे में दिमाग में आइडिया आया कि डेयरी फार्म खोला जाए। फिर हमने डेयरी फार्म भी गांव में खोल दिया। डेयरी फार्म खोला, कुछ दिन चलता रहा, लेकिन उसका पैसा, उसका हिसाब किताब कुछ समझ में तो आया ही नहीं। कुछ दिन के बाद धीरे धीरे भैंसें बिक गई, सब कुछ हो गया। आज भी डेयरी फार्म खड़ा है, लेकिन उसमें भैंस नहीं है। हमारा छोटा भाई है, वहीं गांव में रहता है, तो उसके जानवर बंधे रहते हैं। तो वो भी हमें सक्सेस नहीं हुआ, वहाँ से भी कामयाबी नहीं मिली। तो ऐसे ही 2015 में मैं यहाँ पर पोस्टिंग आया हुआ था इलाहाबाद में। तो मैं कुछ ढूंढ ही रहा था और मैं ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करता था, हे भगवान मुझे भी कोई ऐसा रास्ता दो जो मैं कामयाब हो जाऊं। तो मैं पिछली कंपनी में पहले भी 2012 में एक बार ज्वाइन किया था। फिर मैं बाहर चला गया, फिर मैं काम नहीं कर पाया। उसके बाद जब इलाहाबाद दोबारा आया तो उसी पुरानी कंपनी में मैंने ढूंढ ढांड के लोगों के साथ काम करना स्टार्ट किया। दोबारा फिर से ज्वाइन किया। 6 महीना हमने मोटरसाइकिल दौड़ाई, 6 महीना हमने मेहनत किया। 4-5 लोगों की टीम भी बनी, 4-5 लोग हमारे साथ आ भी गए और 4500 रुपये भी हमारे पास आ गया था वहाँ से, उस कंपनी से। लेकिन 28,000 रुपये लगाने के बाद फिर हमारा 4500 रुपये हमारा चेक भी बना था। तो उसी समय मैं फेसबुक पे पोस्ट देख रहा था। फेसबुक पे हमें गुरुजी अनुज शर्मा सर से हमारी मुलाकात हुई। फिर उन्होंने नंबर भेजा, नंबर भेज के हमारी उनसे बातचीत हुई। तो पहले दिन तो बातचीत हुई, पहले दिन में ऐसा कुछ हमने ध्यान नहीं दिया उनकी बातों पे। फिर मैं अपने काम पे चला गया। मैं बाइक चला रहा था, बाइक चलाते चलाते अचानक गुरुजी का फ़ोन आया और गुरुजी ने बताया, बोला सर मैं आपको कल बात किया था और मैं प्लान दिखाने वाला था, मैं आपको मोबाइल पे आपके मैं भेजूँगा, आप दूसरे फ़ोन से मेरे से बात कर लेना। फिर मैं उनको टालना चाह रहा था और मैं करना नहीं चाह रहा था। मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं उनके साथ काम करूं, उनके साथ ज्वाइन करूं। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे ग्रेट गुरु, मेरे भगवान मिस्टर अनुज शर्मा सर को, जो उन्होंने ज़बरदस्ती मेरे से बात करके और दूसरे फ़ोन से बात किया। प्लान देखा हमने। उस समय दोपहर के 3 बज चुके थे। 3 बजे हमने गुरुजी से बात किया। बात करने के बाद उन्होंने एक ही बात की, बोला कैसा लगा सर। तो हमें जो मेन जो पैसा दिखाई दिया था, मोटा मोटा पैसा हुआ था। पहले रैंक पे 1500 दिखाई दिया, तो नहीं लगा कि कुछ ज़्यादा है। दूसरा रैंक के बारे में बताया तो 4500 रुपये एकदम दिखाई दे रहे हैं। तीसरे रैंक पे बताया तो 9000, चौथे पे 20,000। फिर मैं आकलन लगा रहा था कि हर रैंक पे बढ़ता जा रहा है, आगे रैंक पे मैं नहीं देख रहा। फिर 5वें रैंक पे उस समय 30,000 था, 45,000 रुपये है। फिर 6वें पे 1.5 लाख रुपये इकट्ठा दिख रहा था। 7वें रैंक पे 2,30,000 दिख रहा है। 8वें रैंक पे 3,60,000 रुपये दिख रहा था दुबई का टूर। फिर आगे भी सर ने बताया और बताने के बाद सर से हमारी बातचीत हुई। सर ने एक ही बात कहा, बोला सर अपना डॉक्यूमेंट भेजो और ज्वाइन करते हैं, काम स्टार्ट करेंगे। और ज्वाइन करने के बाद आपको पेमेंट भेजना होगा। मैंने सर अभी तो बैंक बंद है। उस दिन सैटरडे का दिन था, शनिवार के दिन हमने बातचीत किया था गुरुजी से। तो मैं बहाना फिर बनाने लगा, फिर से वही चाल चलने लगा। बोला सर आज तो शनिवार है, आज तो बैंक खुला नहीं है। तो बोला पैसा कैसे जाएगा। तो बोला सर बहुत सारे ऐसे केंद्र होते हैं, आधार कार्ड केंद्र होते हैं, उनसे पैसा जाता है।
लेकिन मैंने उनको ये झूठ बोला था मैं पैसा नहीं भेज सकता हूँ। मैं जब से शुरुआत किया था, मैं पढ़ा लिखा भले कम हूँ, लेकिन टेक्नोलॉजी के बारे में मैं सारा कुछ थोड़ा सा एडवांस में रहा हूँ, सीखने का प्रयास हमेशा करता रहा हूँ। तो मेरे जितने भी अकाउंट हुआ करते थे, उस समय भी 2-3 अकाउंट थे, तो सारे के सारे में नेट बैंकिंग हुआ करता था। मेरे खाते में उस समय 25,000 रुपये थे, लेकिन 25,000 रुपये, अब गुरुजी का डिमांड था 12,000 रुपये का। अब 12,000 रुपये अगर मैं इनको भेजता हूँ तो मेरे पास 12,000 रुपये बचेगा। मैंने फिर हिसाब किताब लगाया, मेरे घर पे बच्चों की फ़ीस देनी है, ये चीज़ ख़रीदना है, ये सब कुछ ख़रीदूँगा, तो फिर हमारे पास पैसा बचेगा नहीं, वो 24 से 24,000 रुपये खर्च हो जाएगा। लेकिन गुरुजी ने बात को नहीं माना। गुरुजी ने ज़बरदस्ती करके कैसे न कैसे मुझे इतना गुस्सा दिला दिया, इतना मेरे अंदर चिढ़न पैदा कर दिया कि मैं उस चिढ़न के वजह से मैंने उनको 12,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए। मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा। अब मैडम हमारी घुटने के दर्द का प्रॉब्लम था, वो भी समझ में आया, चलो ठीक है ये भी ठीक हो जाएगी। हम कहे हो या ना हो, लेकिन इस आदमी से पीछा छुड़ाओ। वो पीछा छुड़ाने की वजह से मैंने उनको 12,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिया। ट्रांसफ़र करने के बाद उन्होंने हमारा आईडी लगा दिया। फिर मैं पैसा ट्रांसफ़र करने के बाद एक बार बात किया, मैंने उनको बताया, मैंने कहा सर ऐसा है, मैंने उस समय गुरुजी नहीं बोलता था, सर ही बोलते थे, सर अगर मेरा आप 1 लाख चला दो तो मैं काम कर लूँगा और काम कर जाऊँगा। मैं भी करना चाहता हूँ, मैं भी आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं भी पैसा कमाना चाहता हूँ। तो बोला, गुरुजी ने एक ही बात उस समय बोला था, बोला सर हम 1 लाख नहीं, हम तो लोगों की 2 लाख चलाते हैं और आपकी हम दोनों ही लाख चलाएँगे। तो मुझे और भरोसा हुआ और कॉन्फिडेंस हुआ। फिर हमने उस जो फ़ोल्डर सर ने भेजा था, जो मेरे पास व्हाट्सएप में फ़ोटो खींच के भेजा था, मैंने दोबारा फिर पढ़ा। फिर मैं ड्यूटी से आ गया, रात को 11-12 बजे थे उस समय, मैं उसको फिर से पढ़ा। जितने भी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी था, कौन सा प्रोडक्ट किस में चलता है, वो भी पढ़ा। फिर रात का 2 बज रहा था, वो 2 बजे के टाइम पे मैंने इनकम वाले फ़ोल्डर पे पहुंच गया। इनकम वाला फ़ोल्डर में पढ़ ही रहा था, उसमें देख रहा हूँ 9वें रैंक पे 8,20,000 रुपये पहुँच रहा है और 10वें रैंक पे 12,40,000 पहुँच रहा है। मैं अपना हिसाब किताब लगाने लगा, अगर मैं इन रैंकों तक पहुँच जाता हूँ, ये रैंक में अगर मैं अचीव कर लेता हूँ तो मेरी ज़िंदगी बदल सकती है। मैं जब पढ़ ही रहा था उसी समय मैडम भी जाग गई। मैडम ने पूछा, बोला क्या बात है, आज नींद नहीं आ रही है? कि मैं इसको पढ़ रहा हूँ, अगर ये पैसा हमारे पास आना जब शुरू हो जाएगा तो हमारी लाइफ बदल जाएगी, लाइफ चेंज हो जाएगी। मैडम भी खुश हो गई, बोला बहुत बढ़िया है। तो आज मैं बताना चाहूँगा कि उस समय भी जब मैं स्टार्टिंग किया था, पैसा भेज भी दिया था, सब कुछ किया, लेकिन मेरी मैडम ने कभी विरोध नहीं किया। कभी उसने ये नहीं कहा कि आपने पहले भी बहुत बार कंपनियों में पैसा लगाया, क्योंकि 6 महीना पहले तो 26,000-27,000 रुपये मैंने लगाया ही था। उसके साथ साथ 8-10,000 रुपये हमने खर्चा भी कर दिया था। 30-35,000 रुपये 6 महीना पहले ही लगाया था, और उसके बदले में जो चीज़ आई थी, जो सामान आए थे, वो उपयोग में भी नहीं थे। तो उसने विरोध नहीं किया हमारा, बोला कोई बात नहीं, आप करना चाहते हो तो आप कर लीजिए। फिर मैं सर से लगातार बातचीत करते रहा। अब मेरा एक ही रिक्वायरमेंट था कि आप यहाँ पे आ जाओ। तो मैं बीच में जब पैसा भेजने से पहले गुरुजी से एक बात भी ये भी बोला मैंने कहा सर आप यहीं आ जाओ इलाहाबाद, और आपको हम यहीं पैसा दे देते हैं। जैसे हम भी प्लान दिखाते हैं ना कभी कभी, तो लोग बोलते सर आप पैसा यहीं पे आके ले लेना। लेकिन गुरुजी ने सख्त बोला सर जब तक आप पैसा भेजेंगे नहीं, मैं यहाँ से चलूँगा नहीं। जब आप पैसा भेज देंगे, आपका आईडी ग्रीन हो जाएगा, तभी मैं आपके पास आऊँगा, इससे पहले मैं आऊँगा नहीं। बोला किस भी ऐप पे आऊँ? बोला ये भी बात सही है। तो फिर जब मेरा आईडी ग्रीन हो गया, पैसा वहाँ पहुँच गया, फिर गुरुजी हमारे पास आए। आने के बाद फिर हमने लोगों को मिलवाया, बहुत सारे लोगों को हमने प्लान दिखवाया, बातचीत करवाई। रिजल्ट तो उस समय आ गया था 80-20 के फार्मूले से। हमारे साथ लोग ज्वाइन हो गए थे, कुछ आइडिया भी ग्रीन हो गई थी, 100-200 एसपी ग्रीन हुआ। 3-4 दिन गुरुजी हमारे पास रुके थे। फिर हमने अपने ही घर में गुरुजी को रोका था, अपने क्वार्टर में रोका था, और उसके बाद गुरुजी वापस चले गए। वापस जाने के बाद कुछ दिन के बाद फिर से दोबारा 15 दिन 16 दिन के बाद दोबारा फिर हमारे पास आए। दोबारा से आए, फिर हमने
बहुत सारे लोगों की फिर लिस्ट बना ली, उन लोगों को भी प्लान दिखवाया। गुरुजी प्लान दिखाते थे, मैं बैठा रहता था। फिर मैं प्लान दिखाने लगा, गुरुजी से बातचीत करवा दिया करता था, गुरुजी बात कर लेते थे। उस समय भी थोड़ा रिजल्ट आया। फिर गुरुजी वापस चले गए। उसके बाद मैं इलाहाबाद में यहीं रहते हुए काम करना था, मुझे भी आगे बढ़ना था। तो हमारी सबसे ज़्यादा परेशानी थी, हमारी जो समस्या थी वो समय की थी। आई थिंक अक्टूबर 2016 से हमने स्टार्टिंग किया। हमारी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम समय की थी। मेरे पास समय हुआ नहीं करता था, समय का अभाव था। तो मेरे पास 1 घंटा 2 घंटा जो दोपहर में समय होता था, खाना खाने आता था, उसी बीच में मैं लोगों से मिलना स्टार्ट किया, बातचीत करना स्टार्ट किया। तो कुछ लोग आते थे, कुछ मना करते थे, कुछ हंसी उड़ाते थे। फिर शाम को टाइम मिलता था, उस समय जाता था। मतलब मैं जैसे कोई मंदिर में जाता है इंसान, इच्छा पूरी हो या ना हो, लेकिन जाता रहता है, ऐसे ही मैं, मेरे साथ लोग नहीं आते थे, लेकिन मैं अपना काम करता रहता था। उसी बीच में गुरुजी ने मुझे 2 नंबर दिए थे। इसमें से एक नंबर मिस्टर विपिन सर का था। उन्होंने बोला सर इनको हैंडल करो, और ये इलाहाबाद के रहने वाले हैं। 2-3 दिन तो हमें टाइम नहीं मिला, मैं नहीं जा पाया। फिर गुरुजी ने डांटा मुझे, डांट के बोला सर अगर वो बंदा कहीं दूसरी जगह ज्वाइन कर लिया तो क्या होगा। फिर मैं उनके पास गया, उनको प्लान दिखाया। उन्हीं के सेमिनार पे प्लान दिखाने के बाद उन्होंने भी ऐसे ही टरका ही दिया। काम करने की तो उनकी इच्छा थी नहीं, लेकिन उन्होंने टरका दिया। उनका मैं नंबर था ही मेरे पास, और मैं मैसेज करने लगा। कुछ दिनों के बाद, 15-20 दिन के बाद, मैं एक दुकानदार को प्लान दिखा ही रहा था। दुकानदार को जब प्लान दिखाया तो उसने भी यही बात बोला सर एक मेरा दोस्त है, अजीत यादव नाम है उसका, और मैं उसके साथ भी ज्वाइन नहीं हुआ हूँ, वो अच्छा खासा पैसा भी कमा रहा है, तो मैं आपके साथ ज्वाइन क्यों हूँ। तो मैंने कोई बात नहीं, आप ज्वाइन हो या मत हो, लेकिन मुझे उनका नंबर दे दो, मैं उनसे बात कर लूँगा। 2-3 नंबर उसने और दिए। जो लेडीज़ थी तो उनसे भी कांटेक्ट किया, उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया मेरा, लेकिन अजीत सर से कांटेक्ट हो गया। मैंने अजीत सर को बुला लिया, मैंने प्लान दिखाया, सब कुछ किया, और ये मान के सर ने हमारे साथ स्टार्टअप किया और ज्वाइन किया, काम करना स्टार्ट किया। हम 2 लोग हो गए। फिर कुछ दिन के बाद दोबारा से विपिन सर से हमारी लगातार बातचीत होती रहती थी, लेकिन मिलने का समय नहीं देते थे। एक दिन वो हमसे मिलने का समय दे दिए, आधा घंटे। तो आधा घंटे में अजीत सर हमारे साथ थे, हम लोगों ने बातचीत किया, तो वो भी तैयार हो गए। तो हम ऐसे इलाहाबाद में 3 लोग हो गए, और 3 लोग मिलके यहाँ से जब करना स्टार्ट किए, टीम बढ़ने लगी, ग्रीनिंग होने लगी, लेवल बदलने लगा। उस समय मेरा पहला जो टारगेट है, उस समय मनाली का चल रहा था, मनाली का टारगेट हुआ था। फिर जैसे जैसे काम हुआ, 14 मई 2017 की बात है, गुरुजी ने बोला सर मैं आपके इलाहाबाद में ट्रेनिंग करना है, आप अच्छा खासा बिजनेस भेज रहे हैं वहाँ से, तो एक बार ट्रेनिंग कर लेते हैं। हम कहा ठीक है गुरुजी, आप जैसा आदेश करें। तो मैं, इतना जानकारी नहीं था मुझे, मैंने विपिन सर से, अजीत सर से ही बातचीत किया और इन्हीं को तैयार किया। हम कहा सर एक ट्रेनिंग करवाना है गुरुजी की। बोला ठीक है करवाते हैं। तो हमने एक होटल बुक किया, और उस होटल में मैंने अंदाज़ा था कि 20-25 लोग हमारे आएंगे, और 20-25 लोगों के हिसाब से मैंने उसको 35 लोग बोल दिए कि 35 से ज़्यादा हमारे होंगे ही नहीं। एक दूसरी टीम भी यहाँ पे काम करती थी, वो भी हमारे साथ आई, तो उनको मिला के हमने 35 के लिए बोला था। फिर अचानक विपिन सर का उसी दिन फ़ोन आया, बोला सर आपके अपलाइन आने वाले थे, बड़े लीडर आने वाले थे। उनका क्या, बोला सर वो तो आ चुके हैं, और उनका सेमिनार चलने वाला था। तो उन्होंने बोला सर ऐसा करता हूँ, सेमिनार को मैं वहीं पे पूरे को भेज दूँ, कैसे आएंगे कैसे लोग। तो मैंने सर को बोला ऐसा करो सर, आप वहाँ से टेम्पू बुक करके भेजते रहो, मैं टेम्पू वाले को पैसा यहाँ से दे दूँगा। तो जितने लोग सेमिनार में वहाँ पे आए हुए थे, समथिंग 60-70 लोग होंगे उस सेमिनार में, तो सभी लोगों को उन्होंने टेम्पू में बैठा के वहाँ भेजते रहे। और वो भेजने के बाद मैं यहाँ से टेम्पू वाले को पैसा दे के फ्री करता रहा। उस समय पहली ट्रेनिंग गुरुजी के माध्यम से होने वाली थी, जहाँ मेरा 35 का अंदाज़ा था, वो ट्रेनिंग नहीं, वो सेमिनार के टाइप हो गया। फिर गुरुजी ने हमको बोला, मैं तो ट्रेनिंग की तैयारी करके आया था, मैं ट्रेनिंग करना था, और ये तो लोग ज़्यादा हो गए। फिर होटल में एक भी चेयर बची नहीं, किसी भी रूम में, हर रूम से सोफ़ा जो भी मिला उस रूम में लगाया गया। फिर उसमें एसी भी लगा था, गर्मी का मौसम था, मई का महीने में गर्मी था,
अच्छा खासा गर्मी था। वो एसी भी फेल हो गया, एसी फेल हो गया, गर्मी गर्मी हो गई। गुरुजी ने ट्रेनिंग दिया, ट्रेनिंग देने के बाद फिर सभी को फ्री कर दिया। फिर मेरा उस समय चौथा लेवल कंप्लीट हो गया था। उस समय मेरा 4th रैंक था, 14 मई 2017 को। फिर गुरुजी ने दोबारा से, मैंने जितने लोग आए थे उनको सबको मिलवाया, बातचीत कराया। वो सब तैयार हो गए, सभी को भेज दिया वापस। सभी लोग जोश में आ गए और सभी लोग स्टार्टअप करना शुरू किए। फिर गुरुजी को जाना था, बोला सर मैं ट्रेन से ही जाऊंगा वापस। तो फिर मैं स्टेशन पे छोड़ने गया, मैं था, अजीत सर थे, दोनों लोग गुरुजी को बिठा के आए, ट्रेन में वापस गए। फिर 28 मई 2017 को ही तालकटोरा स्टेडियम में शो था। गुरुजी ने वहाँ के बारे में बताया, बोला सर आपको आना है। उस समय मेरी छुट्टी भी थी और जब भी उसी समय से मैंने विचार कर लिया था, जब भी सर बोलेंगे मुझे 100% वो काम करना है। तो एक आदत सी बन गई थी, अगर मैं फ्री हूँ, अगर मैं छुट्टी पे था तो मैं 100% वहाँ गया। तो हमारे साथ जो लोग आए थे नए नए, तो सब लोग तो नहीं जा पाए, कुछ ही लोग तैयार हो पाए, कुछ की आईडी लगी नहीं थी, कुछ का ऐसा बातचीत हो नहीं पाया, समय भी कम था। 14 मई को हमने सेमिनार टाइप किया था और 28 मई को दोबारा था। तो वहाँ पे 500 रुपये का, नहीं 1000 रुपये का टिकट था वहाँ पे, और 1000 रुपये ही समथिंग किराया भाड़ा लग रहा था। तो हम सभी लोगों को लेके गए, 9 लोग हमारे साथ गए, जिसमें विपिन सर थे, अजीत यादव सर थे, एक सुदेश कुमार, 2-3-4 लोग और थे। उन लोगों ने वहाँ पे झगड़ा वगड़ा कर लिया विपिन सर से और वो आने को तैयार नहीं थे, काम करने को तैयार नहीं थे। हम कहा कोई बात नहीं। फिर हम तीनों लोगों ने मिल के काम करना स्टार्ट किया और इलाहाबाद के अंदर चेंजमेंट होना स्टार्ट किया, हुआ बदलाव होना स्टार्ट हुआ। 28 मई को मेरा चौथा लेवल था और 27 जुलाई 2017 को मेरा 5वां लेवल हो गया। सितंबर 2017 को मेरा 6वां रैंक हुआ। जनवरी या फरवरी का टाइम है, जनवरी 2018 में मेरा 7वां रैंक हुआ। फिर जुलाई 2018 में मेरा 8वां रैंक हुआ। तो मेरी एक चाहत थी, मेरे पास कार नहीं हुआ करती थी उस समय, मेरे पास बाइक थी। और जब मैं गांव में रहता था, गांव में जब पापा मम्मी के साथ गेहूं कटवाने जाया करता था, जब मैं किसी का मोटरसाइकिल देख लिया करता था, उस समय मेरा मन काम में नहीं लगता था, मैं मोटरसाइकिल ही देखता रहता था, कार को ही देखता रहता था। मोटरसाइकिल तो चलो ठीक है आ गई थी, शादी हुई थी तो शादी में ही मोटरसाइकिल मिल गई थी, तो मोटरसाइकिल का ख्वाब पूरा हो गया, ख्वाहिश पूरी हो गई। लेकिन कार का ख्वाब पूरा हो नहीं पाया था। तो मेरा कार का लेने का मकसद था। इलाहाबाद में जब भी मैं किसी शोरूम पे जाता था तो मेरे दिमाग में आ गया, मैं नैनो भी देखने लगा। 50,000 60,000 की पुरानी मिल रही थी, हम के नैनो ही ले लेते हैं, कम से कम 4 पहिया रहेंगे और बंद रहेगा। उसके बाद OLX में गाड़ी सर्च करने लगा, और नैनो भी मैं नहीं ले पाया, 50,000 की वो नैनो भी नहीं ले पाया। उसके बाद एक गाड़ी आती है सेवरलेट की वीट गाड़ी, उसको देखने लगा, 2.5 लाख रुपए की पुरानी गाड़ी आ रही थी, उसको लेने के लिए प्लान बनाया, वो भी नहीं आ पाई। फिर मैं असली पेस में काम कर ही रहा था, उस समय बहुत सारी सेकंड हैंड ही गाड़ी सोच रहा था ले लूँ, लेकिन वो नहीं हुआ। फिर जब 5वां रैंक हुआ तब मन आ गया कि अब तो बड़ा गाड़ी लेंगे। जब जैसे ही 6वां रैंक हुआ तो सितंबर 30 सितंबर 2017 को मेरे पास होंडा एक्सेंट 8 लाख रुपए की गाड़ी मेरे पास आ चुकी थी। और जो गाड़ी आई थी, जैसे मैं शोरूम में जाता था, मैं गुरुजी से बात किया करता था, गुरुजी से बात करता, गुरुजी बताते बहुत बढ़िया गाड़ी है, अच्छी गाड़ी है। तो गुरुजी ने गाइड किया तो मैंने होंडा एक्सेंट ले लिया। जो गुरुजी ने बताया मैंने वही काम किया, क्योंकि मुझे जानकारी नहीं था, पता नहीं था, ये मेरे लिए कमज़ोरी था, इसलिए सारा काम मुझे पूछ के करना पड़ता था। फिर कार लिया ही था। कार लेने के बाद मैं छुट्टी लिया 1 महीने की और दमदारी से काम किया आसपास इलाके में, और शो भी किया इलाहाबाद के अंदर। बहुत बिजी शेड्यूल में शो किया था। गुरुजी आए थे यहाँ पे, 6वां रैंक हुआ था उस समय। डॉक्टर जेवी सर जो आज डायमंड हैं, विनोद सर जो अभी 8वां रैंक होने वाला है, दोनों लोग सर गुरुजी के साथ में आए थे। उस समय भी हमने अपने घर में ही बुलाया चित करके। गुरुजी ने बोला सर रहेंगे,
हम होटल ले लेंगे। मानना ही नहीं गुरुजी, आप पहले हमारे घर में रहा करते थे, आप दोबारा से अब हमारे पास ही आइए, घर पे ही आइए। उस समय भी गुरुजी एक्सेंट की गाड़ी से आए थे, मेरे पास भी एक्सेंट थी, मैं ढक दिया था, रात को ढकी हुई थी। मैं बाइक से गुरुजी को लेने गया था, फिर मैं रात को ही गाड़ी खोल दिया, ओपन किया। हम कहा गुरुजी ये एक्सीडेंट है। समथिंग 2-3 बज रहे थे। 3 बजे गुरुजी ने फिर कार देखा। गुरुजी ने बोला देखा, जेबी सर को बताया। बोला सर 1 साल माना 11 महीने हुए हैं, 11 महीने 1 साल पहले सर आए थे, आज सर के पास होंडा एक्सीडेंट गाड़ी आ गई। फिर गुरुजी को सुलाया मैंने रूम में, वहीं पे सवेरे जागे। मैं पहले ही जग जाया करता था, सवेरे सो था तो अपने घर से कुछ सामान छोड़ना था, गुरुजी की चाबी रखी थी, लेकिन कार चलाना मुझे आता था, कार चलाना मैं जानता था। तो गुरुजी को बिना बताए मैं गुरुजी की गाड़ी लेके सामान रखने चला गया। फिर आया, फिर गाड़ी साफ़ वाफ किया, साफ़ करके फिर रख दिया। फिर वो शो हुआ, शो में बहुत सारे लोग आए, वहाँ पे गुरुजी की टेस्टमनी हुई। उसके बाद कुछ दिन के बाद, थोड़े दिन के बाद ही मेरा 7वां रैंक हुआ। 7वें रैंक पे मुझे, मेरे हाथ में जब मोबाइल रहता था उस समय भी, तो मेरे पास सस्ता मोबाइल था, 10-12 हज़ार रुपये से कभी ऊपर मोबाइल लिया नहीं था मैंने। तो मोबाइल मैं चाहता था कि मैं बड़ा मोबाइल लूँ। तो गुरुजी को मैंने देखा था, एप्पल का फ़ोन लिए थे गुरुजी ने, तो मेरी भी इच्छा जाहिर हुई कि मेरे पास भी एप्पल का कैसे है, क्योंकि जो सीनियर करता जाएगा, और गुरुजी हमेशा बोलते हैं कि हमारा अपलाइन है ना अचीवर होना चाहिए, और जब तक हम अचीवर नहीं बनेंगे तो हमारी टीम अचीवर नहीं बन सकती है। तो हमें बदलाव की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। तो गुरुजी के पास एप्पल का फ़ोन हुआ करता था, तब गुरुजी को दे के दिखाए। हमने भी एप्पल का फ़ोन, आईफोन 10 उस समय नया नया लॉन्च हुआ, और 7वां रैंक हो ही गया था। 2,30,000 रुपये आए थे, जेब गर्म थी, तो हमने 1,02,000 रुपये का फ़ोन ख़रीद लिया। फिर उस समय 1,02,000 का फ़ोन लिया। बहुत सारे लोग हमारे साथ थे, उन्होंने भी देखा, तो एक अलग पहचान हो गई। कभी ट्रेनिंग में जाता था, लोग बोलते थे 1,02,000 रुपये का फ़ोन है, अचीवमेंट था, तो लोग आना स्टार्ट हुए। फिर मेरा 18 महीने कंप्लीट हो चुका था। 18 महीने मैंने पार्ट टाइम काम किया था। उस समय 8वां रैंक हो चुका था। 8वें रैंक के बाद मैंने नौकरी को छोड़ दिया, छुट्टी आया था, फिर गया नहीं। फिर मैं फुल टाइम स्लीपर्स वेलनेस को करना स्टार्ट किया। मैंने गुरुजी से को बात बताया, मैंने गुरुजी मैं फुल टाइम करना चाहता हूँ, ऐसे ऐसे दिक्कत है। तो गुरुजी ने एक ही बात कही। फिर मैं भी डर रहा था, मुझे भी डर लग रहा था, पता नहीं क्या होगा, मैं आगे बढ़ पाऊँगा कि नहीं बढ़ पाऊँगा, काम होगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन डर लग रहा था। लेकिन गुरुजी ने एक बात कही, बोला सर आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, इतना तो मैं जान गया हूँ, इतना तो मैं सीख गया हूँ कि यहाँ से आप पैसा कमा सकते हैं। अगर मैं पैसा कमाऊँगा तो आप भी कमाएँगे, अगर मैं भूखन मरूँगा तो आप भी मर लेना, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। हम कहे बिल्कुल सही बात गुरुजी। तो फिर मैंने नौकरी छोड़ दिया। 14.5 साल 5 महीने में मैं छोड़ दिया था। अगर मैं 6 महीना और करता तो मुझे सारा कुछ बेनिफिट मिलता, लेकिन मैंने वो नहीं कर पाए, नहीं किया, क्योंकि मैंने गुरुजी को देखा, गुरुजी को पेंशन नहीं आ रही है। मेरे साथ जो लोग आए थे उनके पास पेंशन नहीं आ रही है। जो भी लोग हमारे साथ जो है, ज़्यादातर लोग हैं, लोगों का पेंशन नहीं आ रही। तो बोला मैं क्यों बीच में पढ़ूं, मुझे भी नहीं आएगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर मैं नौकरी को छोड़ के फुल टाइम करना स्टार्टिंग किया। फिर मेरा 3 जनवरी 2019 को मेरा 9वां रैंक कंप्लीट हुआ। उस समय मैंने गुरुजी को बताया, बोला फ्लैट लेना है, तो गुरुजी ने यस बोल दिया। तो हमने पैसा भी जमा कर दिया फ्लैट के लिए। कुछ दिन के बाद गुरुजी ने बोला अभी फ्लैट नहीं लेना है, कैंसिल। बोला मेरा फ्लैट का पूरा पैसा जमा, डॉक्यूमेंट बन गया था। गुरुजी ने एक मैसेज किया मेरे पास, बोला सर अभी फ्लैट नहीं लेना है, पहले कार लेनी है। मैंने ओके गुरुजी मैसेज किया, ओके गुरुजी बोल के, और मैं तुरंत ये नहीं सोचा कि मैं शाम को बात करूँगा, कल जाके मिलूँगा, ऐसा करूँगा ना। मैं तुरंत उस बंदे को फ़ोन लगाया जिसके माध्यम से मैंने पैसा वहाँ जमा किया हुआ था। बोला सर मुझे फ्लैट नहीं लेना है, अब मुझे कार लेनी है, मैं कार ही लूँगा, आप ऐसा करो ये पैसा वापस करवाओ। फिर उसने मुझे समझाया, सब कुछ करा। मैं कहा ना ना ना, मैं सुनता बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे सुनाने वाला आदमी 1.5 लाख रुपए हफ्ता, 3 लाख रुपए हफ्ता कमाते हैं, वो आज मर्सिडीज से चलते हैं और आप अपने वाहन से चलते हैं, तो मैं उनकी मानूंगा, आपकी नहीं मानूंगा।
उनकी वजह से मेरी ज़िंदगी बदल रही है, उनकी वजह से मेरी ज़िंदगी बदली है। मैं उन्हीं की बात को मानूँगा, आपकी क्यों मानूँगा। मैं उनसे पैसा वापस ले लिया। फिर मेरा ये 4 अक्टूबर 2019 को ही मेरा 10वां रैंक कंप्लीट हुआ। उसके बाद गुरुजी ने ऑडी दिलवाया, और मैं कहूँ मेरे जीवन का सबसे ज़्यादा अचीवमेंट, सबसे ज़्यादा खुशी मुझे ऑडी लेने के बाद हुई। क्योंकि मैं अगर स्लीपलेस वेलनेस में ना होता और हमारे साथ गुरुजी ना होते, आज गुरुजी की जगह पे अगर कोई दूसरा भी अपलाइन होता तो मुझे पूरा विश्वास है कि मैं कामयाब नहीं हो पाता। इसका रीज़न है क्योंकि गुरुजी ने कई बार मुझे डांटा है, कई बार मेरे से बहुत गुस्से में बात किया है, और मैं उनके डर की वजह से मैं अपना काम पूरा प्रॉपर तरीके से 100% करता रहता था। जो वो बताते थे मैं वो काम को पहले से करके रेडी रखता था। डर की वजह से मेरे अंदर उनके प्रति इतना डर बैठ गया था, उनका फ़ोन आने से पहले मेरा सारा काम रेडी रहता था। आज भी अगर उनका जो भी फ़ोन आ जाए, पहले मैं उस काम में लग जाता हूँ, उस काम को ख़त्म करके निपटा के रेडी करके बैठ जाता हूँ, तभी मैं कोई दूसरा काम करता हूँ। अगर उनकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति भी होता अपलाइन में तो ज़ाहिर है मैं कामयाब नहीं होता। उनकी वजह से कामयाब हूँ, और जो भी श्रेय जाता है गुरुजी को जाता है। आज मैं अपने मंदिर में, कभी आइए हमारे साथ आए हैं, कपिल सर आए थे, हरिंदर सर आए थे, जबीश सर आए थे, चमन सर भी आए थे हमारे घर पे। उन्होंने देखा है हमारे घर में, मैंने अपने घर में मंदिर में गुरुजी का फ़ोटो लगा रखा, साइड में नहीं, मंदिर में, बिल्कुल मंदिर में वहीं पे फ़ोटो लगा रखा है। और मैं पूजा भी ज़्यादा करना जानता नहीं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः, एक मंत्र यही बोलता हूँ। उसके बाद गायत्री मंत्र बोलता हूँ और हमारी पूजा ख़त्म हो जाती है। मैंने कभी भगवान को देखा नहीं है, मैं भगवान को देखा हूँ साक्षात मिस्टर अनुज शर्मा सर, उन्हीं को देखा हूँ। उन्हीं की गाइडलाइन में जो बता देते हैं, मैंने हमेशा यस गुरुजी नो गुरुजी कभी बोला नहीं। कभी मैं गुरुजी से कोई बहस किया नहीं। आज दिन तक का रिकॉर्ड है, मैं कभी भी आज दिन तक बहस नहीं किया हूँ। जो बताया गया है वही काम किया है, जो कहा गया है उतना ही काम किया हूँ। समस्याएं तो फील्ड में आती हैं, समस्याएं तो हमें ही झेलनी पड़ेंगी, बाहर में कोई झेलेगा नहीं। 28 मई 2017 को जब मैं तालकटोरा स्टेडियम में शो देखने गया था, जनरल डिब्बे में गया था, और जनरल डिब्बे से वहाँ पे जब शो देखने के बाद मेरे पास आने का रात को ट्रेन नहीं था, तो रात को मैं प्लेटफॉर्म पे मैं, अजीत सर, विपिन सर को कोई काम था वो वहीं चले गए, और मैं रात को प्लेटफॉर्म पर ही सोया। सोने के बाद सवेरे 4-5 बजे गाड़ी थी, ट्रेन था, वो ट्रेन से हम लोग दोबारा फिर सवेरे ट्रेन पकड़े। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने मना भी किया। जब मैं शुरू में स्टार्टिंग जब किया था, जब स्टार्टिंग करता व्यक्ति किसके पास जाएगा? अपने ससुराल में जाएगा। उस ससुराल में गया था मैं मैडम को लेके। मैं सोचा हमारे साले साहब हैं, उन्हीं को प्लान दिखा देता हूँ, पहला बंदा ये मिल जाएगा, हमारा चेक बन जाएगा। तो उन्होंने तो मुझे ही समझाना शुरू कर दिया। बोला ऐसी कंपनी चलती नहीं है, ये कंपनी भाग जाती हैं। और मैं दिल्ली में नौकरी करता था, वहाँ से बहुत सारी कंपनियाँ भागी हैं। तो मैं बहुत नर्वस होकर उनसे पूछा, मैंने भैया आप क्या काम करते थे? बोला मैं सिक्योरिटी गार्ड में था। बोला ड्यूटी कहाँ रहती थी? बोला गेट पे रहती थी। तो बोला उसी गेट से सब कंपनियाँ भागती थी क्या? तो उनके पास भी जवाब नहीं था। फिर काफ़ी बहस भी हुई, फिर उनको एक ही जवाब दिया। बोला उन्होंने ये भी चैलेंज के साथ बताया, बोला ये कंपनी भी भाग जाएगी। मैं उनको बोला ये तो कंपनी नहीं भागेगी। बोला आपको कैसे पता? हम कहा आपको कैसे पता भाग जाएगी? उनकी वाइफ और हमारी वाइफ की भाभी हमारी सराज वो नज़दीक बैठी हुई थी। मैंने उनको एक ही बात बोली, हम कहा आप बताओ भैया आपने इनसे शादी क्यों किया? आप बताओ शादी करने के बाद तो औरतें भागती कि नहीं भागती हैं? बोला भागती हैं। तो आपने इनसे शादी क्यों किया? आपको नहीं पता था कि भाग जाएंगी? बोला मुझे पता था ये नहीं भागेगी।
तो मुझे भी पता है कि असली पेस वेलनेस नहीं भागेगी, इसलिए मैंने असली पेस वेलनेस को ज्वाइन किया हूँ, इसलिए मैं उसमें काम कर रहा हूँ। फिर मैं गया तो हूँ ससुराल में, लेकिन उनको बोला भी नहीं, काफ़ी बार उनको दोबारा भी फ़ोन किया, फिर उन्होंने बोला हमसे बात करने की ज़रूरत नहीं, आप मत समझाना, ऐसा वैसा बहुत सारी चीज़ें बोली। फिर उनसे मैं बात नहीं किया। आज भी ज्वाइन नहीं है असली पेस वेलनेस हमारे साथ, आज भी ज्वाइन नहीं है, आज भी उनकी कोई आईडी नहीं लगी हुई है। लेकिन आज पूरे ऑल ओवर इंडिया में गुरुजी की वजह से, पूरी टीम की वजह से 40,000 से ज़्यादा लोगों का नेटवर्क है, ये हो पाया है। तो एक विश्वास भरोसे के कारण हो पाया है। मैं भरोसा किया गुरुजी के ऊपर, और भरोसा क्या, मैंने अंधविश्वास किया उनके ऊपर। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा, मैंने अपना बड़ा भाई समझा, अपना हमदर्द समझा कि जो भी गुरुजी करेंगे हमारे हित के लिए करेंगे, हमारे हित में होगा। तो वही चीज़ हुआ, उन्होंने कभी भी गाइड किया, कभी भी बताया तो हमारे हित के लिए ही बताया, लेकिन हमें वो लग जाता है चीज़, तो उसमें कोई नहीं है। तो आज जो भी मैं कामयाब हूँ, मैं अपनी टीम की वजह से हूँ। आज हमारे दमदार लीडर ब्लू डायमंड संजय सर, मनोज सर और हरीश सर, विनोद सर, कपिल मदान सर, जगदीश सर, ये इनकी लोगों के सपोर्ट की वजह से हरिंदर सर डायमंड हैं आज मर्सिडीज सर के पास, जेवी सर आगरा से, सर भी आज डायमंड हैं। और दमदार टीम, और दूसरे तरफ दूसरे 2 लेग होती है, एक तरफ लेफ्ट एक राइट में भी दमदार लीडर हैं, और अजीत यादव जी हैं, मेन पिलर हैं, मेन आईडी है उनकी, उन्हीं के जस्ट बोनस में विपिन सर हैं, वो भी एक दमदार लीडर हैं इलाहाबाद में। और टोपा लीडर मिस्टर राकेश यादव जी हैं, टोपा लीडर मिस्टर मनीष कुमार यादव जी हैं। और अभी नया नेटवर्क हमारे साथ तैयार हुआ, कन्हैया यादव सर, जय गोविंद यादव, ये रवि सर गोरखपुर से, दमदार लोग हैं, अभी काम कर रहे हैं। आने वाले समय में और भी रिकॉर्ड बनेगा, और भी दमदारी से काम होगा। बस है कि हमको टिके रहना है, बने रहना है। जो भी व्यक्ति बना रहेगा, अपलाइन की बातों का बुरा नहीं मानेगा, और जो आदमी को बार बार अपलाइन की बातों का बुरा लग जाता है और बार बार अपलाइन की बातों से मुंह फुला लेता है, उसको समस्या आ सकती है। और जिसको अपलाइन की कड़वी बातों से प्यार हो गया और मोहब्बत हो गई उन बातों से, तो 100% है सफलता मिलेगी, 100% कामयाबी मिलेगी। मैं अपने जीवन में कभी भी गुरुजी की बातों को बुरा नहीं माना। गुरुजी ने काफ़ी बार बोला, लेकिन दोबारा से अगेन फिर मैंने पूछा, फिर उन्होंने बोला क्या बार बार आप पूछते रहते हो। थोड़ी देर के बाद फिर मैं उनको फ़ोन किया, फिर वही बात पूछा। मैं कभी भी उनकी बातों को बुरा नहीं माना, ना मैं मानता हूँ। यहाँ तक कि हमारे टीम में भी लोग कभी ऊपर नीचे बोल देते हैं, तो मैं उनका भी कभी बुरा नहीं मानता हूँ। क्योंकि अगर कोई बुरा बोल रहा है हमको, और बुरा बोल के पैसा भी कमा रहा है, मेहनत भी कर रहा है, डायमंड भी बनाया है, ब्लू डायमंड भी बनाएगा, तो फिर इसमें टेंशन वाली बात ही नहीं है, दिक्कत ही नहीं किसी भी प्रकार की। और बाहर देखें मार्केट में बहुत सारे लोग, अगर हम कहीं मार्केट में जाते हैं, कुछ बात हो जाए, लोग गाली देते हैं, लोग झगड़ा में मार पिटाई कर देते हैं, लेकिन उनका गाली हम सुन लेते हैं। तो लेकिन हमारा जो अपलाइन अगर कहीं गाली दे रहा है, कुछ बात बोल रहा है, अपलाइन कम से कम ज़िंदगी तो बदल रही है उनके माध्यम से। तो मैंने वही चीज़ माना कि बाहर की दुनिया में अगर हम गाली खाते हैं या डांट सुनते हैं, तो वो हमें ऑडी नहीं दिला सकता है। लेकिन हमारे गुरुजी, हमारे अपलाइन, मेरे भगवान, अगर वो हमें डांट रहे हैं तो कम से कम ऑडी में तो बिठा रहे हैं। तो अगर डांट मिल रही है तो हम सौभाग्यशाली हैं। और अपलाइन भी उसी को डांटता है जिसकी चिंता ज़्यादा होती है और जिससे प्यार ज़्यादा कर रहा होता है। अपलाइन कभी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं डांटता है जिस व्यक्ति से मोहब्बत कम हो, प्यार कम हो। डांटता उसी को है जिससे प्यार ज़्यादा है। तो मैं तो समझता था जब मुझे डांटते थे, अच्छा मेरे से प्यार ज़्यादा करते होंगे इसलिए मुझे ज़्यादा डांटते हैं। जब भी कोई बात हो गई, मैंने कभी बहस तो किया ही नहीं, आज दिन तक का रिकॉर्ड है। गुरुजी
से कोई अगर बाद में पूछ भी सकता, गुरुजी बाद में बोल भी देते हैं, हर ट्रेनिंग में बताया है। मैंने 8 दिन तक का रिकॉर्ड है मेरा, चाहे नुकसान हो जाए चाहे मेरा कुछ भी हो जाए, लेकिन 8 दिन तक का रिकॉर्ड है। मैंने कभी उनसे बहस नहीं किया, ना कभी मैंने उनसे ऊंची आवाज़ में बात की 8 दिन तक, कभी नहीं। और ना कभी मैंने ये बोला कि गुरुजी मेरा काम नहीं चल रहा, मैं परेशान हूँ, मैं बर्बाद हो रहा हूँ, मैं लुट रहा हूँ, ना कभी नहीं रोया मैं। जो बताया गया वही काम किया है। तो हम सब सौभाग्यशाली हैं, हम गुरुजी की टीम में हैं। आज SLPS वेलनेस के अंदर गुरुजी का रिकॉर्ड है और गुरुजी रिकॉर्ड मेकर हैं, रिकॉर्ड ब्रेकर हैं। तो हम दमदार अपलाइन के साथ में काम कर रहे हैं। जब हमारा आगे इंजन मजबूत है, दमदार इंजन लगा हुआ है, हम तो बीच में डिब्बे हैं, हम बीच में अगर बने भी रहेंगे ना तो 100% हम वहाँ पे पहुँच जाएं। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आप सभी लोगों का मैं आभारी रहूँगा। आप सभी ने सुना और इतनी देर तक आप हमारे साथ बने रहें। 45 मिनट हो चुके हैं और जब भी दोबारा मौका मिलेगा आप सभी से रूबरू दोबारा होने का, फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।